गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल श्री महेश केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा लेसन 3 चल रहा है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व के मापन में हमें प्रमुख रूप से 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व के मापन में हमें मुख्य रूप से 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। In the measurement of conductance of the electrolytic solution, mainly 2 problems are created. पहली कि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट DC प्रवाहित करने पर दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन का रासायनिक संघटन बदल जाता है। पहला जो समस्या पहली समस्या जो उत्पन्न होती है कि विलयन में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन का रासायनिक संगठन बदल जाता है। ऑन पासिंग डायरेक्ट करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। ऑन पासिंग डायरेक्ट करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। मतलब विलयन में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन का रासायनिक संगठन बदल जाता है। दूसरी समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एनोड और एक कैथोड, तो धात्विक चालक, दूसरी समस्या धात्विक चालक या अन्य ठोस पदार्थ की तरह इलेक्ट्रॉनों को चालक तार की सहायता से जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी समस्या क्या है कि जिस वेट स्टोन जिससे अपन मेजरमेंट करते हैं कंडक्टेंस का, तो ब्रिज को धात्विक तार या अन्य ठोस पदार्थ की तरह विलयन को जोड़ा नहीं जा सकता। जब ब्रिज के अंदर तो क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर या मैग्नेटिक वायर की सहायता से जोड़ सकते हैं, लेकिन विलयन को ब्रिज से धात्विक तार या अन्य ठोस की तरह विलयन को जोड़ा नहीं जा सकता। ब्रिज कैन नॉट बी कनेक्टेड लाइक मेटालिक और अदर सॉलिड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहां पर 2 समस्याएं हुई कि ब्रिज को धात्विक तार या अन्य ठोस पदार्थ के तरह विलयन को जोड़ा नहीं जा सकता। ब्रिज कैन नॉट बी कनेक्टेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक मेटालिक और अदर सॉलिड। तो अब इसमें इन समस्याओं का समाधान क्या है? इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो पहली समस्या के समाधान के लिए डीसी के स्थान पर एसी धारा, विद्युत अपघटनी विलयन में डीसी के स्थान पर दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट को प्रवाहित किया जाए तो इससे विलयन का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, क्योंकि दिष्ट धारा जो है
इस तरह से चलती है तो इसमें एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल बनता है, तो ये एक दूसरे के द्रव्यमान को, पोलराइजेशन को नेगलेक्ट या नेग्लिजिबल कर देती है, तो इसलिए मीडियम का रासायनिक संघटन नहीं बदलता। तो पहली समस्या के समाधान के लिए एट द प्लेस ऑफ डीसी एसी अल्टरनेट करंट शुड बी पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिष्ट धारा के स्थान पर विद्युत अपघटनी बीजन में क्या करना चाहिए? अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करनी चाहिए, जिससे कि बीजन का रासायनिक संघटन नहीं बदले। और दूसरा है, दूसरी समस्या के समाधान के लिए आजकल मार्केट के अंदर विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए चालकता सेल उपलब्ध है। तो चालकता सेल, विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल का यूज करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की लंबाई, लेंथ और उस कंटेनर का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, उसकी लेंथ, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नियत रहती है। तो सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी नियत रहती है। इस प्रकार स्पेसिफिक डिजाइन किए हुए कंडक्टिविटी सेल का यूज करके सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये विद्युत अपघटनी इंजनों के चालकत्व के मामले में होने वाली दो प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन। आज हम इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं कोलब्रुक नियम। कोलब्रुक लॉ, कोलब्रुक लॉ, कोलब्रुक नियम। कोलब्रुक ने प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघटनी, कोलब्रुक ने प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघटनी युक्त विकिरणों के लिए विभिन्न रिएक्शन किए और उसने पाया कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कंसंट्रेशन सांद्रता के वर्गमूल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो उसे कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुए। देखिए इस कर्व से which are plotted between the lambda and molar conductivity of the solution and root of the concentration under root C और मोलर चालकता के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो उसने पाया कि KCl CH3COO Na2SO4 like strong electrolyte, जैसे कि KCl CH3COO Na2SO4 आदि जो प्रबल विद्युत अपघटक होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके लिए स्ट्रेट और लीनियर लाइन प्राप्त होती है। हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर व्हिच if a curve between lambda m and under root C is obtained, straight line will be strong electrolyte। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघटक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनके लिए अरेखीय नॉन लीनियर लाइन ऑब्टेन होती है, सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं ऑब्टेन होती है, लीनियर लाइन ऑब्टेन नहीं होती है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसने पाया कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए लीनियर लाइन और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए नॉन लीनियर लाइन अरेखीय
समीकरण दिया कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट ऑफ सी. इट इज नोन एज कोलोस मैथमेटिकल इक्वेशन. कोलोस नियम की ये एक समीकरण है जहां लैम्डा एम सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन. लैम्डा एम इनफाइनाइट is the molar conductivity of the electrolyte at the infinite dilution. B constant है और C जो है concentration of the electrolytes for solution. तो ये lambda m C equal to lambda m infinite minus B root of C. और सेकंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि इस इक्वेशन का कोई गणितीय सैद्धांतिक आधार नहीं था. इस और सेकंड ने पाया कि इस समीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं था इस इक्वेशन का. तो और सेकंड ने इस इक्वेशन में सुधार करते हुए एक गणितीय समीकरण, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी which is known as Onsager equation, जिसे Onsager समीकरण कहते हैं. और क्या थी समीकरण? लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस 82.48 अपॉन dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर 5 dt की पावर 3/2 लैम्डा m इनफाइनाइट एंड रूट ऑफ c. ये ऑनसेगर इक्वेशन है. ये इस जो कोलोस ने जो समीकरण दिया था उसी का गणितीय रूप है जिसे ऑनसेगर इक्वेशन कहते हैं. इस समीकरण का कोई मैथमेटिकल बेस नहीं था, गणितीय आधार नहीं था, तो इसने ये इस प्रकार के समीकरण दिए जहां लैम्डा एम सी लैम्डा एम बेस में ऊपर सी इज इक्वल टू गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन. मोलर चालकता दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट is equal to molar conductivity at infinite dilution. अनंत तनुता पर मोलर चालकता. कैपिटल D is equal to dielectric constant परावैद्युत स्थिरांक. T is equal to temperature तापमान and it is neta is equal to viscosity श्यानता and C is equal to concentration of the solution विलयन की सांद्रता. तो लैम्डा एम सी इक्वल टू दी गई सांद्रता C पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन लैम्डा एम इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. कैपिटल D इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक. T इक्वल टू टेंपरेचर तापमान एंड नीटा इक्वल टू श्यानता विस्कोसिटी and C equal to concentration of the solution. अब हम कि कोलोस नियम है क्या? What is the कोलोस law? तो कोलोस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं. कोलोस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं. It is also known as migration of ion, migration constant of the ion. आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं. तो कोलोस नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार कोलोस नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी प्रबल विद्युत
युक्त विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या है कि लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ए। लैम्डा एम इनफाइनाइट किसी विद्युत अपवर्तीय पदार्थ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट सी तो अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता एंड लैम्डा इनफाइनाइट ए बराबर अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता और लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस न्यू माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ए, जहां वह न्यू प्लस एंड न्यू माइनस इज इक्वल टू क्रमशः धनायन और ऋणायन की संख्या लैम्डा इनफाइनाइट सी बराबर धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट ए बराबर ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो फिर से सुने कि कॉलॉस नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपवर्तीय पदार्थ युक्त विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ molar conductivity of electrolytic solution, according to this law molar conductivity of electrolytic solution is the sum of the cations and anions. Molar conductivity of electrolytic solution is the sum of the molar conductivity of cations and anions at the infinite dilution. क्या हुई? According to Cauchy's law, molar conductivity of electrolytic solution is the sum of the molar conductivity of cations and anions at the infinite dilution. तो इसका ये मैथमेटिकल डायमेंशन जहां वह न्यू प्लस एंड न्यू माइनस बराबर क्रमशः धनायन और ऋणायन की संख्या नंबर ऑफ cations and anions respectively. Nu c infinite is the molar conductivity of cations at infinite dilution and lambda A infinite is equal to molar conductivity of anions at infinite dilution. तो ये मतलब कोई भी विद्युत अपवर्तीय पदार्थ है तो उसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर ही होगी। जैसे NaCl है तो NaCl will be dissociated into Na plus and Cl minus। तो देखिए कैसे कि लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na plus प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक ऐसे जैसे Na2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस SO4 माइनस। अगर आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता सोडियम सल्फेट की ज्ञात करनी है, if you want to determine molar conductivity of sodium sulfate at infinite dilution, that it will be twice of lambda infinite Na plus plus lambda infinite
SO4 आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, जो तलपेटे पदार्थ दिया जाता है, सबसे पहले उसका डिसोसिएशन करना है। और न्यू प्लस और न्यू माइनस मैंने क्या बताया था कि दीज आर द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रेस्पेक्टिवली। जैसे NO2SO4 के जो आयन से 2 Na+ और SO4 आयन बनता है, तो ये जो हमने लैम्डा इनफाइनाइट n इक्वल टू था कि न्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट c और न्यू माइनस लैम्डा इनफाइनाइट a, मतलब जो है धनायन और ऋणायन की जो संख्या उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन आती है, गुणा के अंदर आती है। तो 2 Na+ तो 2 पहले गुणा हो गया लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट SO4 माइनस सल्फेट की एक ही संख्या तो एज है। तो जो भी अगर सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायमेंशन पे गिवन है और सल्फेट की भी गिवन है, तो केवल दोनों को जोड़ना नहीं, सोडियम की जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन को इन दोनों को जोड़ोगे तब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डायमेंशन विल बी ऑब्टेन, प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे MgI अगर ये डिसोशिएट होता है तो एक मिनट में गिव्स Mg2++ प्राइस ऑफ I-। तो लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg I इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Mg2+, लेकिन इस बार क्या है, आयोडाइड 2 है, तो 2 पहले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ I-। ठीक ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका डिसोसिएशन होता है तो ट्राइस ऑफ Al3++ थ्राइस ऑफ SO4 तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा कि 2 एलिमेंट है, तो ट्राइस ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट Al3++ 3 सल्फेट है तो 3 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट SO4 इस प्रकार से हम कोलॉस नियम का यूज कर सकते हैं कि कोलॉस नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ युक्त विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन व ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is the sum of the molar conductivity of cation and anion at infinite dilution। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ आयंस अगर 2 या 2 से ज्यादा बनते हैं तो उनको मोलर कंडक्टिविटी को उसके नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों कैटायंस और एनायंस की धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं को जोड़ना है। तो ये कोलॉस नियम पूरा हुआ। कल हम लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉस नियम के अनुप्रयोग। तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल श्री महेश केमिस्ट्री क्लासेस। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर बाय चैप्टर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए उससे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स करें, लिखें, और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। घर पे बने रहिए।